नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल माई ट्यूशन क्लब पर। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं अध्याय 2 की क्लास 9। ओके, क्लास 9 की अध्याय 2 साइंस का चैप्टर शुरू करने वाले हैं। इससे पहले हमने पहला चैप्टर को देख चुका है। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। जो भी आपको यहाँ पर दिखाई देता है, आपके चारों तरफ जो भी दिखाई दे रहा है, चाहे वह पानी हो, चाहे वह दूध हो, चाहे वह घी हो, चाहे वह नमक हो, और भी चीज़ जो आप देख पा रहे होंगे, क्या वह शुद्ध है कि नहीं है, इसकी तुलना आप मुझे करके कमेंट में बताइएगा कि आपके अगल बगल जो भी पदार्थ आपको दिख रहा है, क्या वह कौन कौन से पदार्थ आपको शुद्ध है। ठीक है, इस जो भी पदार्थ आपको शुद्ध दिख रहा होगा उसका नाम लिख करके मुझे सेंड करेंगे कमेंट में। ओके, यहाँ पर हमारे मार्केट में जो देखने को मिलता है, ये शुद्ध नमक, शुद्ध घी और शुद्ध दूध। ठीक है, तो क्या ये हकीकत में शुद्ध होता है? तो शुद्ध का पहले अर्थ समझ लीजिए कि शुद्ध का अर्थ क्या होता है। शुद्ध हम लोग कहते किसको है? ठीक है, जैसे कि वैसे पदार्थ जो एक ही कणों से मिलकर बना होता है उसको हम लोग शुद्ध पदार्थ बोलते हैं। क्या ऐसी पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है उसको हम लोग शुद्ध पदार्थ बोलते हैं। तो आपको यहाँ पर जानकारी देखना है, यहाँ पर ध्यान देना है कि क्या दूध, घी और मक्खन, नमक, मसाला और मिनरल्स, जल, जूस, ये क्या शुद्ध हैं? ओके, तो आप इसमें से बताइएगा कि जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये खाद्य पदार्थ आपको दिख रहा है, इनमें से कौन कौन से पदार्थ आपको शुद्ध दिख रहे हैं। ओके, तो शुद्ध पदार्थ जैसे हम लोग कहते हैं कि शुद्ध नमक, शुद्ध दूध, है ना। तो यहाँ पर वैज्ञानिक कहता है, ठीक है, हम लोग कहते हैं कि ये शुद्ध जल है, ये शुद्ध घी है। ठीक है, तो ये शुद्ध है कि नहीं है, हम लोग के अनुसार शुद्ध दूध हम लोग को, जैसे मान लीजिए अगर पानी में मिलावट ना हो, तो दूध में अगर पानी मिलावट ना हो तो हम लोग कहते हैं कि वो जो है दूध है वो क्या है, शुद्ध है। लेकिन वैज्ञानिक इसको नहीं मानता है। वैज्ञानिक कहता है कि शुद्ध का तात्पर्य होता है कि पदार्थ में मौजूद सभी कण क्या होते हैं, कण जो है समान रासायनिक प्रकृति के होना चाहिए। ठीक है, जब पदार्थ में सभी मौजूद कण जो होते हैं जब समान रासायनिक प्रकृति के होंगे तभी हम उसको क्या कहेंगे, शुद्ध कहेंगे। ओके, आगे हम लोग देख लेते हैं, हम लोग बात करते हैं ये मिश्रण क्या है। ठीक है, अब मिश्रण के बारे में हम लोग बात करते हैं कि आखिर मिश्रण कहते किसको है। तो मिश्रण एक या एक से अधिक एक से शुद्ध तत्वों या यौगिकों के से मिलकर बना होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मिश्रण। ठीक है, तो वैसे पदार्थ जो एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों से मिलकर अगर बना होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्रण कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको मिश्रण में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। कुछ और हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं, जैसे कि अगर आपको अगर आपको नमक और जल के मिश्रण को अगर आपको अलग करना हो तो किस विधि का इस्तेमाल करेंगे। ओके, नमक और जल के मिश्रण को अगर हमको अलग करना हो तो हम किस विधि का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर वाष्पीकरण या आसवन विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्या नमक और जल के मिश्रण को अलग करने के लिए हम लोग वाष्पीकरण का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। यानी सोडियम क्लोराइड और जल के मिश्रण को अलग करने के लिए हमको वाष्पीकरण या आसवन विधि का उपयोग करना होगा। ओके, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं मिश्रण के प्रकार की। आखिर मिश्रण की प्रकार कितने होते हैं। ओके, तो मिश्रण के प्रकार की हम लोग बात करें तो इसका प्रकार 2 होता है। क्या इसका प्रकार 2 होता है? और कौन कौन 2 होता है? तो हम लोग दोनों की बात करें तो एक होता है इसमें समांगी मिश्रण। क्या होता है? एक समांगी मिश्रण होता है। ओके, एक समांगी मिश्रण होता है और दूसरा का जो होता है एक विसमांगी मिश्रण होता है। ओके, यानी मिश्रण के 2 प्रकार होता है, एक समांगी मिश्रण और दूसरा का विसमांगी मिश्रण। और समांगी मिश्रण किसको कहेंगे और विसमांगी मिश्रण किसको कहेंगे,
हम इसकी चर्चा करते हैं। तो समांगी मिश्रण उसे कहेंगे जो एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के कणों में पूर्णतः क्या हो जाता है, घुल जाता है, तो उसको हम लोग समांगी मिश्रण कहते हैं। ओके, जैसे नमक हो गया, ओके, और नमक हो गया और जल हो गया। नमक और जल को जब हम आपस में क्या करेंगे, मिलाएंगे, तो क्या बन जाएगा, यह एक मिश्रण बनेगा जिसको हम लोग समांगी मिश्रण कहेंगे। ओके, नमक और जल का मिश्रण समांगी मिश्रण का उदाहरण है। ओके, जल में चीनी, ओके, जल में चीनी, जल में अगर हम चीनी को मिला देते हैं, चीनी को मिलाते हैं ना, जल में यदि हम चीनी को मिलाते हैं तो यह एक समांगी मिश्रण का निर्माण होगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्यों, क्योंकि जल में चीनी जो होता है पूर्णतः घुल जाता है, तो इसलिए इसको हम लोग समांगी मिश्रण कहते हैं। ओके, तो ये चीज आपको समझ में आ गया कि आखिर हम लोग समांगी मिश्रण किसको कहेंगे। ओके, जब किसी भी पदार्थ के कण एक दूसरे में पूर्णतः क्या हो जाते हैं, आपस में घुल जाते हैं, संयोजित हो जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। उसी में हम लोग बात कर लेते हैं विसमांगी मिश्रण की। तो वैसे मिश्रण जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के कणों में पूर्णतः संयोजित नहीं होता है, पूर्णतः संयोजित का मतलब पूर्ण रूप से नहीं घुलता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं विसमांगी मिश्रण। क्या, विसमांगी मिश्रण। जैसे कि जैसे कि यहाँ पर सोडियम क्लोराइड, लोहे की छीलन, ये आपस में क्या होंगी, आपस में कभी नहीं एक दूसरे में पूर्णतः घुलेंगे। और नमक और सल्फर, जल और तेल, ये आपस में कभी भी पूर्णतः संयोजित नहीं होता है, पूर्णतः घुलता नहीं है, इसलिए सब किसका उदाहरण है, विसमांगी मिश्रण के उदाहरण है। ओके, तो ये चीज आपको समझ में आ गया कि विसमांगी मिश्रण और समांगी और विसमांगी मिश्रण किसको कहते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए कुछ प्रश्न आपको दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पर अब कुछ प्रश्न दिखाया गया, इसमें कह रहे हैं कि पदार्थ किसको कहते हैं। ओके, तो पदार्थ की परिभाषा आप हमारे जो पहला वीडियो आप नहीं देखे होंगे, ठीक है, जो चैप्टर 1 का वीडियो आप नहीं देखेंगे, उसमें आप देख लीजिए कि पदार्थ के बारे में पूर्णतः रूप से बताया गया है। ठीक है, तो पदार्थ किसको कहेंगे कि हमारे चारों तरफ नजर आने वाले वे वस्तुएं जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, तो उसको हम लोग पदार्थ कहते हैं। ठीक है, हमारे चारों ओर नजर आने वाली वे वस्तुएं जिसे हम क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं, ओके, देख सकते हैं, ओके, और जिसे स्पर्श कर सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, या जिसको महसूस कर सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं पदार्थ। और इसमें हम लोग अभी देखें कि समांगी और विसमांगी मिश्रण किसको कहेंगे। तो जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के कणों में पूर्णतः घुल जाता है, संयोजित हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं समांगी मिश्रण। और जब एक पदार्थ का कण दूसरे पदार्थ के कणों में पूर्णतः संयोजित नहीं होता है, नहीं घुलता मिलता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं विसमांगी मिश्रण। ओके, एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट और है कि समांगी मिश्रण को पृथक्करण करने के लिए हम लोग वाष्पीकरण विधि का इस्तेमाल करते हैं। इसका वाष्पीकरण, ओके, वाष्पीकरण विधि का उपयोग करते हैं समांगी मिश्रण के घुले हुए मिश्रण को अलग करने के लिए। उसी बीच आता है विसमांगी मिश्रण को हम लोग छानन विधि के माध्यम से अलग करते हैं। ठीक है, अगर विसमांगी मिश्रण को अगर हमको अलग करना हो तो या तो हम चून करके या तो हम उसको छान करके अलग कर सकते हैं। तो विसमांगी मिश्रण को पृथक करने की विधियां हैं। चलिए, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर विलयन किसको कहेंगे, विलयन की बात करते हैं। ओके, आखिर विलयन क्या है, तो विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण है। क्या है विलयन, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं विलयन। इसमें क्या होता है, समांगी मिश्रण कहने का मतलब होता है कि ये क्या होता है कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के कणों में पूर्णतः क्या हो जाता है, घुल मिल जाता है, तो उसको हम लोग समांगी मिश्रण बोलते हैं। जैसे कि अगर विलयन को हमको तैयार करना हो, यदि हमको शरबत का विलयन तैयार करना हो, तो हम क्या करेंगे कि इसमें हम
जल लेंगे, और हम अगर नींबू डालना चाहते हैं तो नींबू और जल का शरबत बनाना चाहते हैं तो नींबू लेंगे, और जब दोनों को आपस में क्या करेंगे, गिलास में डाल करके इसको जब हम मिलाएंगे तो यह पूर्णतः क्या हो जाएंगे, दोनों संयोजित हो जाएंगे, घुल मिल जाएंगे। तो इसलिए इसको हम लोग समांगी मिश्रण के अंतर्गत रखते हैं। तो विलयन आपको समझ में आ गया कि विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं, विलयन कहते हैं। या दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है, विलयन कहा जाता है। जैसे नींबू जल, सोडा जल विलयन के उदाहरण है। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया कि हम लोग विलयन कहते किसको हैं। चलिए इसी बीच आता है एक मिश्र धातु। ठीक है, ये धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों से पृथक नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी मिश्र धातुओं को मिश्रण माना जाता है। ठीक है, क्योंकि ये अपने घटकों के गुणों को दर्शाते हैं और पृथक पृथक संघटन रखते हैं। उदाहरण के लिए पीतल, जिंक लगभग 30% और कॉपर 70% का मिश्रण होता है। ठीक है, जो पीतल जो होता है जिंक, ओके, और कॉपर सल्फेट के मिश्र धातु से मिलकर बना होता है। ओके, यानी पीतल बनाने के लिए जिंक और कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है, जेकरा में कि 30% जिंक होता है और 70% क्या होता है, आपका कॉपर होता है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए विलयन में दो चीज होता है। क्या होता है, विलयन में दो चीज होता है। ओके, विलयन विलयन में दो चीज होता है। विलयन विलयन में दो चीज, एक होता है विलेय और दूसरा का होता है विलायक। ओके, विलायक। तो विलयन के दो रूप, एक विलेय और दूसरा का विलायक। अब विलेय किसको कहेंगे, ओके, इसको बारे में हम लोग देख लेते हैं। विलेय जो होता है, जो पदार्थ विलयन में कम मात्रा में होता है। ठीक है, जो पदार्थ विलयन में कम मात्रा में होता है उसको हम लोग विलेय कहते हैं, और जो पदार्थ विलयन में अधिक मात्रा में पाया जाता है उसको हम लोग विलायक बोलते हैं। ओके, यानी जो कम मात्रा में रहेगा उसको विलेय बोलेंगे और जो अधिक मात्रा में रहेगा उसको विलायक बोलेंगे। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि एक एग्जाम्पल के तौर पर, यदि मान लीजिए ये एक ग्लास है, इसमें हम शरबत बनाए हैं, चीनी और जल है इसमें, ये हो गया है आपका शरबत तैयार। ओके, ये क्या हो गया, आपका शरबत तैयार हो गया। तो इसमें दो चीज है, एक चीनी है और दूसरा का है आपका, एक चीनी है और दूसरा का आपका जल है। तो इसमें हम देखेंगे कि कौन विलेय और कौन विलायक है। तो देखिए चीनी जो होता है कम मात्रा में होता है। क्या होता है, चीनी कम मात्रा में होता है, जबकि जल अधिक मात्रा में होता है। तो अभी आपको हम बताएं कि जो कम मात्रा में रहता है उसको हम लोग बोलते हैं विलेय। क्या बोलते हैं उसको, उसको हम लोग बोलते हैं विलेय। जो कम मात्रा में रहता है उसको विलेय बोलते हैं, और जो अधिक मात्रा में रहता है उसको हम लोग बोलते हैं विलायक। ओके, जो अधिक मात्रा में रहता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विलायक बोलेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया, विलेय और विलायक आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण दिया हुआ है। ठीक है, आप उदाहरण इसको अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। ओके, ये सब आपका उदाहरण है। यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं विलयन के कुछ गुण, पढ़ लेते हैं कि आखिर विलयन के गुण क्या क्या होते हैं। ओके, विलयन के गुण क्या क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग विलयन के गुण के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर विलयन के गुण क्या होता है। तो विलयन क्या है, एक विलयन एक समांगी मिश्रण है। ओके, विलयन के कण के जो व्यास जो होता है 1 नैनोमीटर होता है। 1 नैनोमीटर के मतलब होता है कि 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, 10⁻⁹ मीटर जो होता है वो 1 नैनोमीटर के बराबर होता है। ओके, यानी ये बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इसको हम आंख से नहीं देख सकते हैं। जो विलयन के कण को आंख से नहीं देखा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है कि अपने छोटे आकार के कारण जो होता है विलयन के कण गुजर
रही प्रकाश की किरणों को फैलाते नहीं है। एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर है कि बिलियन के जो कण होते हैं प्रकाश कणों को फैलाते नहीं है, इसलिए बिलियन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। अब हम इसको अलग करने की हम लोग बात करें तो इसको हम लोग छानन विधि से अलग नहीं कर सकते। ठीक है, छानन विधि से अलग नहीं कर सकते हैं। ओके, बिलियन को शांत छोड़ देने पर भी विलय कण नीचे नहीं बैठते हैं, अर्थात ये बिलियन अस्थाई है। ठीक है, ये बिलियन क्या है, अस्थाई है। ठीक है, इसको शांत छोड़ दीजिएगा तब पर भी ये पेंदी में नहीं बैठेगा। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं बिलियन की सांद्रता के बारे में। आखिर बिलियन की सांद्रता से आप क्या समझते हैं? तो बिलियन की हम लोग सांद्रता की बात करें तो बिलियन की सांद्रता यहाँ पर आपको दिख रहा है कि बिलियन की सांद्रता की हम लोग बात करें तो विलायक की मात्रा में घुले हुए विलय की पदार्थ की मात्रा को हम लोग बिलियन की सांद्रता बोलते हैं। ठीक है, क्या विलायक की मात्रा जो है, विलायक की मात्रा यानी द्रव्यमान अथवा आयतन के रूप में है ना, में घुले हुए विलय की पदार्थ की मात्रा को हम लोग क्या बोलते हैं, बिलियन की सांद्रता बोलते हैं। बिलियन की सांद्रता को दर्शाने के लिए कुछ विधियां हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 3 विधियां आपको दिखाया गया है, जिसमें कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये आपका 3 विधियां हैं। अगर आप बिलियन की द्रव्यमान प्रतिशत निकालना चाहते हैं तो विलय का द्रव्यमान बटा में बिलियन का द्रव्यमान गुना 100 है ना, ये है गुना 100। यहाँ पर आपका है कि द्रव्यमान अगर बिलियन की आयतन प्रतिशत ज्ञात करना चाहते हैं तो विलय का द्रव्यमान बटा में बिलियन का द्रव्यमान गुना 100। ओके, तो इस तरह से ये आपका 2 विधि हुआ और एक विधि आपको यहाँ पर नीचे ऊपर दिखाया गया है। ठीक है, इस प्रकार से आपको यहाँ पर ऊपर दिखाया गया है। ये है आपका तीसरा विधि। बिलियन के आयतन और आयतन प्रतिशत अगर ज्ञात करना हो तो विलय का आयतन बटा बिलियन का आयतन गुना 100। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बिलियन के आयतन या आयतन प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर एक और है कि यहाँ पर एक आता है संतृप्त बिलियन। क्या, एक संतृप्त बिलियन होता है और एक असंतृप्त बिलियन होता है। ठीक है, अब संतृप्त बिलियन किसको कहेंगे और असंतृप्त बिलियन किसको कहते हैं, इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो संतृप्त बिलियन उसे कहेंगे जिसमें विलय पदार्थ क्या होता है, नहीं घुलता है। ठीक है, जिसमें विलय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसको हम लोग संतृप्त बिलियन कहते हैं, और जिसमें विलय पदार्थ घुल जाता है तो उसको हम लोग असंतृप्त बिलियन कहते हैं। ओके, तो ये चीज आपको समझ में आ गया। संतृप्त बिलियन का मतलब होता है कि वह विलय पदार्थ नहीं घुलता है। ठीक है, यदि बिलियन में विलय पदार्थ नहीं घुलेगा तो उसको हम लोग संतृप्त बिलियन कहते हैं, और यदि बिलियन में विलय पदार्थ घुल जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं असंतृप्त बिलियन कहते हैं। क्या, असंतृप्त बिलियन कहते हैं। तो यहाँ पर संतृप्त और असंतृप्त बिलियन में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए, तो यहाँ पर आपका कुछ प्रश्न, एक प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, जो कि आप यहाँ पर देख करके इसको आप हल कर लेंगे। ओके, ये आपका प्रश्न है और इसको आप यहाँ से हल कर सकते हैं। ओके, ये आपका हल किया हुआ है यहाँ पर। अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं निलंबन की। ठीक है, आखिर निलंबन है क्या, इसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। हम लोग निलंबन की बात करें तो निलंबन किसको कहते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो निलंबन एक विसमांगी मिश्रण है। क्या है, निलंबन एक विसमांगी मिश्रण है जो कभी भी किसी विलयन में पूर्णतः नहीं घुलता है। ठीक है, जो किसी भी विलयन में पूर्णतः नहीं घुलता है, जिसमें विलय पदार्थ कण घुलते नहीं हैं बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। ये निलंबित कण आंखों से क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए जल है, अगर जल में हम डालते हैं धूल कण डालते हैं तो ये हम ऊपर अपनी आंखों से इसको आराम से देख सकते हैं। ओके, तो जो ये धूल कण जो होते हैं और ये लास्ट में क्या होते हैं, नीचे पेंदी में क्या होते हैं, बैठ जाते हैं। ओके, जो नीचे आपका पेंदी आपको दिखता है ये पेंदी में लास्ट में
बैठ जाएंगे। तो आपको निलंबन समझ में आ गया होगा। ओके, निलंबन एक विसमांगी मिश्रण है जिसमें विलय पदार्थ के कण जो हैं वो विलयन में नहीं घुलते हैं बल्कि मध्यम के समष्टि में निलंबित रहते हैं। ओके, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विलयन कहते हैं। ओके, तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर विलयन के गुणधर्म की हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि आखिर विलयन की गुणधर्म क्या होता है। ठीक है, तो विलयन निलंबन, निलंबन के गुणधर्म, निलंबन के गुणधर्म है। निलंबन क्या है, यह एक विसमांगी मिश्रण है क्योंकि इसमें जो होता है पूर्णतः विलय पदार्थ नहीं घुलता है। ये कण आंखों से देख सकते हैं। जो निलंबन के कण जो है, निलंबन में जो विलय पदार्थ की जो कण है उसको हम आप आसानी से आंखों से देख सकते हैं। ये निलंबित कण प्रकाश की किरणों को क्या करते हैं, फैलाते हैं, लेकिन समांगी मिश्रण जो है प्रकाश किरण को फैलाते नहीं है। और जब हम इसको शांत छोड़ देते हैं तो ये कण नीचे क्या हो जाते हैं, तब पेंदी में बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थायी होता है। छानन विधि के द्वारा हम इसके कणों को अलग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, छानन विधि के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसको हम अलग कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन समाप्त हो जाता है तथा विलयन में प्रकाश की किरणों का प्रकीर्णन रुक जाता है। मतलब कि जब तक विलयन में क्या रहेगा, जब तक विलयन में आपका ये धूल के कण या विलेय पदार्थ के कण आपस में भ्रमण करते रहेंगे तब तक इसके प्रकाश के विकिरणित होते रहेगा, फैलते रहेगा। ठीक है, और जब इस पेंदी में अगर बैठ जाता है, क्या होता है, पेंदी में अगर सारा का सारा कण विलेय पदार्थ के कण नीचे बैठ जाता है तो इसमें जो प्रकाश जो है वो फैलता नहीं है। ठीक है, उसका प्रकीर्णन क्या हो जाता है, रुक जाता है। ओके, तो ये चीज आपको समझ में आ गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं कोलाइडल विलयन की। आखिर कोलाइडल विलयन कहते किसको है।